नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का आधुनिक इतिहास। भारत के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम लोग ये समझेंगे कि आखिरकार यूरोपीय भारत में क्यों आते हैं, उनके आने के प्रमुख कारण समझेंगे। किंतु उसके पूर्व ये समझेंगे कि भारत में तत्कालीन समय में किस तरह का भारत था, है ना। भारत क्या आज जैसा भारत था, यानी कि एक ही शासक संपूर्ण भारत पर राज्य कर रहा था, या दक्षिण भारत में बहुत सारे अन्य छोटे छोटे राज्य थे, या दिल्ली सल्तनत के अलावा भी बहुत सारे राजा राज कर रहे थे। इस बारे में समझेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अब तक जो सवाल पूछे गए हैं परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में, कि प्रथम यूरोपीय कौन था, कब आया, उसका स्वागत किसने किया, कहाँ आया, है ना, और किसकी सहायता से आया। इस तरह से क्वेश्चन। लेकिन मुझे लगता है कि अब पूछा जाएगा कि जब वास्को डी गामा भारत में आता है तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, या दक्षिण भारत में सबसे समृद्ध राज्य, सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था, है ना। इस तरह की बातें हम हो सकता है हमें पढ़ने को मिले। ठीक है, फिर इसी क्रम में हम लोग ये देखेंगे कि यह पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत का जो है तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा सा अध्ययन, शॉर्ट में अध्ययन करेंगे कि दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आता है, और हम दिल्ली सल्तनत को 1489 ईस्वी से पढ़ेंगे। 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोदी का शासन रहता है दिल्ली सल्तनत में। तो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी शासक था और अपने जीवन के अंतिम अवस्था से गुजर रहा था, यानी वो मरने वाला था। अब वो मरने वाला था तो एक यह था कि अब बहलोल लोदी तो मर जाएगा, अब उस दिल्ली की बागडोर किसके हाथ में जाएगी, उसकी सत्ता को कौन संभालेगा। इस सवाल के जवाब में अमीर वर्ग दो गुटों में बढ़ गया। एक वर्ग था जो सिकंदर लोदी यानी निजाम खां के साथ था, दूसरा वर्ग बारबक शाह, उसका बड़ा भाई, बड़का जो था उसका नाम था बारबक शाह, और दूसरा जो था निजाम खां सबसे छोटा था। इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर गहमा-गहमी का माहौल था। परिणाम यह हुआ, अब कुछ लोग, सवाल ये उठता है कि कुछ आधे इसके पक्ष में आधे उसके पक्ष में क्यों, तो आधे लोग इसलिए इसके पक्ष में थे क्योंकि यह योग्य, सिकंदर लोदी तो योग्य था, लेकिन एक समस्या उसके सामने थी। समस्या क्या थी कि उसकी माँ हिंदू थी, तो जो मुस्लिम वर्ग के अमीर लोग थे वो नहीं चाहते थे कि यह सत्ता में आए। क्यों? क्योंकि उनको लगता था यह मुस्लिम, इसकी माँ हिंदू है, भले इसका पिता मुस्लिम है, यह मुस्लिम तो है लेकिन उतना मुस्लिम नहीं है जितना कि बारबक शाह, क्योंकि बारबक शाह की माँ भी मुस्लिम थी। किंतु एक घटना घट जाती है। वह घटना क्या घट जाती है? सिकंदर शाह के चाचा यानी बहलोल लोदी के भाई ईसा खां, जो खुद भी शासक बनना चाहता था, वह किसकी माँ को, सिकंदर लोदी की माँ को बहुत सारी उल्टा सीधा बातें कहता है, अपमानित करता है। और इस अपमान की वजह से जो अमीर वर्ग बारबक शाह के साथ थे वह भी सहानुभूति के वजह से सिकंदर लोदी के साथ हो गए, और इस प्रकार ईसा खां और बारबक शाह को नकारते हुए 17 जुलाई 1489 ईस्वी को दिल्ली की सत्ता पर सिकंदर लोदी को काबिज कर दिया गया। ठीक है, और इस प्रकार सिकंदर लोदी सत्ता संभालने लगा और अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा। अब विस्तार किस किस तरह से करता है, क्या क्या उसकी खामियां खूबियां रहती हैं, उसके बारे में हम लोग आगे जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो भूमिका के तौर पर हमें यह समझना था, इसलिए हमने इसका अध्ययन किया, क्योंकि इसके शासनकाल में ही वो आता है ना। लेकिन आता कहाँ है? दक्षिण भारत में, इसलिए दक्षिण भारत को भी समझना जरूरी है। दक्षिण भारत में दो छोटे छोटे अन्य कई राज्य थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वह था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य अपने शक्ति के पराभव काल से गुजर रहा था। उसी क्रम में केरला में एक शासक, एक वर्ग था जमोरिन। जमोरिन क्या है? कोई शासक का नाम नहीं है, बल्कि एक वर्ग का, एक जो उसका पैतृक नाम कह लीजिए, जो टाइटल जिसको कह लीजिए, वह नाम था जमोरिन। जमोरिन शासक जो बहुत यंग था, उसने उसका स्वागत करता है। तो इसका ये तो आप देखेंगे कालीकट को कोझिकोड भी कहा जाता था, है ना। और अन्य बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे। विजयनगर साम्राज्य सबसे शक्तिशाली था। यूरोप में क्या ऐसी घटना घट गई जो तमाम यूरोपी जो है दुनिया के तमाम देशों में जाने के लिए बिल्कुल पागल से हो गए थे। तो पहला काम था पुनर्जागरण। वहां पे एक और घटना घटती है यहाँ पे पुनर्जागरण के अलावा, कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का आक्रमण कब करते हैं? 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में। अच्छा, पुनर्जागरण का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। हम हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे फिलहाल, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ARO का एग्जाम है, यूपी पीसीएस का एग्जाम है, और मुझे लगता है शायद बिहार पीसीएस का भी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। मुझे उसका डेट एग्जैक्टली याद नहीं है कब है, तो इसलिए मुझे यह पढ़ाना ज्यादा रुचिकर लग रहा है, क्योंकि यह भी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए हम लोग इसे पढ़ेंगे। और मेंस में भी 18वीं शताब्दी से ही यूपीएससी के मेंस में भी यही सिलेबस है, इसलिए हम लोग इसका अध्ययन करना हमारे लिए जरूरी है। तो हम लोग समझेंगे कि पुनर्जागरण मतलब अपने अतीत को फिर से देखना और समझना।
यूरोपियों ने अपने अतीत को जानना और समझना, क्योंकि इनका जो है बहुत गौरवशाली इतिहास रहा। यूनान की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, इन्होंने अपने प्राचीन चीजों को देखना शुरू किया, क्योंकि जिस ईसाई धर्म की शुरुआत एक्चुअली एशिया महाद्वीप में, दक्षिण एशिया महाद्वीप में होती है, और उसके बाद फिर इसका विस्तार होता है, और स्पेन का जो है राजा स्वीकार कर लेता है। हालांकि इसका जो बेसिक्स है आप लोग जानते हैं कि ईसाई धर्म का जो बेसिक्स है करुणा है, सेवा है और विश्वास यानी आस्था है। ठीक है, सी एस एफ CSF है ना, कंपैशन, सर्विस एंड फेथ, ये इसका प्रमुख है। वो देखते हैं, लेकिन 160 ईसा पूर्व से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक, सॉरी 160 ईस्वी से 16वीं शताब्दी तक इतना ज्यादा जकड़न आ गई, इतनी ज्यादा कठोरता आ गई ईसाई धर्म में, कि अब व्यक्ति का जीवन जो है चर्च से शुरू होता था और चर्च पर ही खत्म हो जाता था। लेकिन इस उहापोह, इस कट्टरता की वजह से कुछ लोगों में एक जिज्ञासा हुई कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। उसका परिणाम हुआ पुनर्जागरण, और फिर पुनर्जागरण की वजह से धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ। धर्म सुधार आंदोलन से उनके ये दोनों कारणों की वजह से, अच्छा एक घटना और घटती है। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया, बाइजेंटाइन साम्राज्य था, उसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अटैक, तुर्क मतलब किसको, तुर्क मतलब कोई जाति नहीं है, तुर्किस्तान जो है, जिसे आजकल टर्की कहा जाता है, टर्की को हिंदी में तुर्की बोलते हैं, और तुर्की में रहने वाले लोगों को तुर्किस्तान बोलते हैं। भारत में मुसलमानों के लिए तुर्क शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो मुझे लगता है सही नहीं है, क्योंकि सारे लोग तुर्की से नहीं आए, तो तुर्क कोई जाति का नाम नहीं, उनके एक स्थान के नाम से तुर्क शब्द आया। ठीक है, तो तुर्कों ने भारत कुस्तुनतुनिया पर, बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, जहां पर इन्होंने आक्रमण किया, और उस आक्रमण की वजह से पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन को बल मिला, और उसमें तीव्रता आई, और वह और तेजी से घटना घटी, जिससे क्या हुआ, उनमें वैज्ञानिक सुचिता, वैज्ञानिक सोच उत्पन्न हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि सामुद्रिक खोजें शुरू हो गई, धर्म प्रचार, अब ईसाई धर्म का प्रचार। 16वीं शताब्दी तक यूरोप को जो है ईसा मसीह का घर कहा जाने लगा था, जबकि इसकी शुरुआत, ईसाई धर्म की शुरुआत दक्षिण एशिया में होती है। धर्म प्रचार शुरू हो जाता है, साम्राज्यवादी इनकी महत्वाकांक्षा जम जाती है, फिर व्यापारिक अवसर, क्योंकि अब यहाँ पे औद्योगिक क्रांतियां हो गई थी, उद्योग छोटे छोटे लग गए थे, जिससे अब इन्हें संसाधनों की भी आवश्यकता होने लगी थी। तो ये 4-5 कारण है, इनको नोट कर लीजिएगा बकायदे, क्योंकि आपको मेंस में भी लिखना होगा, इसलिए यह जरूरी है। पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, सामुद्रिक मार्गों की खोज, धर्म प्रचार, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, व्यापारिक अवसर, संसाधनों की खोज, और तुर्की आक्रमण, है ना, कहाँ पे, कुस्तुनतुनिया पे। ये सारे कारण जो है मिलकर यूरोप को एक अवसर प्रदान करते हैं। एक घटना और मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा। स्पेन बहुत अमीर देश नहीं था प्रारंभ में, बहुत गरीब देश था। मैं कहूंगा कि गरीब होना कोई अपराध नहीं है, वह आपके जीवन के लिए एक अवसर लेके आता है कि आप अपने जीवन को सुधारें। यही स्पेन बहुत गरीब था, और उस गरीबी के कारण उसमें एक अवसर उत्पन्न हुआ, और दो ऐसे यूरोपीय देश थे जिन्होंने सर्वाधिक रूप से भौगोलिक खोज या नाव बनाने में अपनी रुचि दिखलाई। वह कौन से देश थे, स्पेन और पुर्तगाल। और आपको यह पता भी होगा कि दुनिया के विभिन्न देशों में सबसे पहले जाने वाले जो लोग थे, पुर्तगाली और स्पेनवासी थे ही। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे, अब हम लोग इसे मिटाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। ठीक है, तो अब मैं कहूंगा कि स्पेन जो है बहुत गरीब देश था, उसके लिए अवसर उत्पन्न हो गया कि उस गरीबी के दिनों में इसे एक अवसर के तौर पर देखा, और वहां से उसके जो नागरिक थे उन्होंने नाव बनाना शुरू किया और भौगोलिक खोजों को अपनाना शुरू किया। उनको पता चला कि भाई कुछ तो चाहिए, क्योंकि अब स्पेन एक ऐसा देश था जहाँ पे कोई संसाधन भी नहीं था, तो संसाधन तो होने चाहिए एटलीस्ट, ना तो कोई संसाधन था जैसे वहाँ कोई व्यापार करे, कुछ करे। तो वह जो है अब भौगोलिक खोज करना शुरू कर दिए। अच्छा एक बात तो मैं बताना भूल गया था, कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों ने जब आक्रमण कर दिया, तो अब यूरोप का जो भारत के साथ प्राचीन व्यापार हुआ करते थे, वो सारे व्यापार के मार्ग बंद हो गए। अब आप इधर से जा भी नहीं सकते, क्योंकि मलेशिया पे तुर्कों का आक्रमण हो गया, उधर से पूरा का पूरा तुर्किस्तान का जो रास्ता था वो बंद हो गया। अब आप क्या करेंगे, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो रास्ता आप खोजेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, जब आपका किसी से झगड़ा हो जाता है, उस झगड़े के दौरान दो लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं, तो आप अब जिससे झगड़ा हो जाता है वो तो आपका रास्ता बंद हो गया, तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ तो आप जुड़ना चाहेंगे, मजबूरी ही सही, लेकिन किसी अन्य के साथ जुड़ना चाहेंगे। यही आपके रिलेशन में भी होता है कि जब आपका किसी से अफेयर होता है और उसमें ब्रेकडाउन हो जाता है, तो किसी अन्य के साथ जुड़ना बहुत आसान हो जाता है। आप जिसकी बातें हमेशा खराब लग रही होती थी, थोड़ा सा अच्छी बातें उसने कर दिया, तो उसके प्रति आपका रुझान बदल जाता है और आप पड़ जाते हैं पगली के प्यार में। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह जो घटना है, उस घटना से इनकी बाध्यता हो गई कि अब किसी किसी तरीके से व्यापार तो अपना। मैं कह रहा था कि भारत में ही क्यों आए, क्योंकि इनका भारत के ही साथ, जो आपको पता होता है आप किसी किसी तरीके से उधर तो जाएंगे, है ना, पानी का बहाव तो हमेशा ढाल की तरफ होगा, तो वो भारत की तरफ अपना किस तरह से आएंगे, उसी तरीके से अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों का पूरा ठीक ठीक से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, भारत में यूरोपीय यूरोपियों का यूरोपियों का आगमन आगमन सबसे पहले 1488 ईस्वी में
1488 ईस्वी में कौन सबसे पहले आता है? बार्थोलोम्यो डियास। बार्थोलोम्यो, ये सब नाम आप लोग याद रखना। 1488 ईस्वी में 1488 ईस्वी में बार्थोलोम्यो डियास नामक एक स्पेनवासी, कौन सा, सॉरी, पुर्तगाली नाविक, पुर्तगाली नाविक आप भारत की खोज के लिए निकलता है। और ये भाई साहब आते हैं केप ऑफ होप, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं उत्तमासा अंतरीप। अंतरीप का क्या मतलब होता है? अंतरीप का मतलब होता है, ये ज्योग्राफी जब पढ़ाया जाएगा तो आपको अच्छे समझाया जाएगा, तीन ओर से समुद्र द्वारा घिरा स्थल जो पानी के सतह से उभरा हुआ हो, तीन ओर से समुद्र द्वारा घिरा स्थल क्या कहलाता है? अंतरीप। ये कहाँ है उत्तमासा अंतरीप? अफ्रीका महाद्वीप में, है ना, यहाँ पे। अब वर्ल्ड मैप अगर आप लोग जानते होंगे, पढ़ते होंगे, वर्ल्ड मैप जरूर पढ़ा करिए, तभी लिहाज ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब ये लोग जो है, एक मान लीजिए कि यहाँ पे जो है पुर्तगाल है, और यहाँ पे स्पेन है, और यहाँ पे जो है अफ्रीका है, और यहाँ पर जो है इंडिया है। समझिए थोड़ा सा, पुर्तगाल, अफ्रीका, ये अटलांटिक महासागर हो गया, और यहाँ पे हिंद महासागर, ठीक है। ये अफ्रीका, ये इंडिया, भारत, ठीक है। अब ये भाई लोग यहाँ से समुद्री मार्ग से होते हुए यहाँ तक आएंगे। यहीं पे उत्तमासा अंतरीप है। यहाँ पे आता है, कौन आता है? बार्थोलोम्यो डियास आता है, और यहाँ से फिर वापस चला जाता है। यहाँ से वापस चला जब चला जाता है तो यहाँ तक का तो मार्ग तो पता चल गया। इसी समय में इसके वापस जाने के बाद 1492 ईस्वी में स्पेन का एक नाविक था जिसका नाम था क्रिस्टोफर। थोड़ा साफ लिखा तो मजा आएगा, बात समझ आ रही है? चलो यही देते हैं, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस, 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस, ये सारी बातें याद रखना आप लोग। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये भाई साहब भारत की खोज करते करते कहाँ निकल गए? अमेरिका को ही भारत समझ बैठे, तो डायरेक्ट अमेरिका नहीं गए। कहाँ पहुंचे ये? एक कुछ अमेरिका के पास में कुछ टापू मिल गए, द्वीप मिल गए। तो अंग्रेजी में द्वीपों को इंडीज कहा जाता है ना, बीज, है ना, आइलैंड्स कहा जाता है। तो इन्होंने उन आइलैंड को इंडिया समझ के इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम है ना, इंडस सिंधु नदी, तो इन्होंने भारत, इनको क्या कह दिया इन्होंने? इंडीज कह दिया, इंडीज। बाद में भाई साहब को पता चला कि तो गलत बोल गए। कैसे गलत बोल गए? गलती बोल गए कि इनको पता ही नहीं था कि इंडिया नहीं, ये इंडिया नहीं है। जब पता चला इनको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो क्या इसमें जोड़ दिया? वेस्ट में है, वेस्ट इंडीज जब हो गया ये, वेस्ट मतलब पश्चिम में इंडिया जैसा। अब इंडियन जैसे लोग ही इनको थोड़ा सा सांवले, है ना, थोड़ा डार्क साइड जो इनका स्किन वगैरह था, इनको लगा भारतीय है, इसलिए उनको इंडियंस कहा, तो इस हिसाब से वेस्ट इंडीज हो गया, है ना। और अमेरिका भी फिर मिलता है, तो अमेरिका को इन्होंने क्या कहा? नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड। अमेरिका को क्या बोला? नई दुनिया कहा, वेस्ट इंडीज। अभी भारत नहीं मिला। हम लोग देखें 1488 से बार्थोलोमेव आया, कहाँ है? केप ऑफ गुड होप, है ना, केप ऑफ गुड होप, यहाँ तक आए, है ना, उत्तमासांतरी इसको बोल सकते हैं। और फिर 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस आते हैं। इन्होंने भारत खोजते अमेरिका निकल गए, बलम कलकत्ता निकल गए, बारी हाल कर दिए। ये जो है निकले स्पेन से कि चलो भारत, अब ये तो बार्थोलोमेव डियास तो पहुंच नहीं पाया, और हम पहुंच जाते हैं, हमारा पहले नाम हो जाएगा। अब इस क्रम में ये निकलते हैं और पहुंच गए कहाँ? कलकत्ता नहीं भाई, अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका के पास जो वेस्ट इंडीज की जो भी टीम है ना, वहां पहुंच गए। और इन्होंने इंडीज कहा, बाद में पता चला गलती हो गई भाई, ईस्ट में साइड की जगह वेस्ट में आ गए, है ना, ईस्ट साइड कहाँ गए? वेस्ट में, तो वेस्ट इंडीज कह दिया, ठीक है। ये बड़े होशियार थे,
बहुत होशियार थे, मेहनत खराब ना जाए, नाम चेंज कर देते हैं इंडीज की जगह। अपना बात ना खराब हो तो इंडीज कहा, इसलिए उसको फिर बाद में वेस्ट लगा दिया, वेस्ट इंडीज हो गया। बात भी बन गई, काम भी हो गया, और भारत अमेरिका भी मिल गया। अब अमेरिका में क्या था, स्पेन में बोला कि अमेरिका, स्पेन बहुत गरीब था, वहां संसाधन नहीं थे, और फुल ऑफ रिसोर्सेज मिल गया भाई, अमेरिका में पूरा संसाधन भरा हुआ था। अब भाई लोग, इनको क्या हुआ, इनकी गरीबी दूर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। स्पेन वासी पूरा का पूरा अमेरिका में मजे ले रहे हैं। अब चीजें क्या हुई फिर जो है, अब निकलते हैं भाई साहब वास्को डिगामा। वास्को डिगामा वास्को डिगामा जो है भारत में आते हैं, ये चलते हैं, ये भी यहीं से चलते हैं, पुर्तगाल से चलते हैं, ये स्पेन से चले थे भाई साहब, स्पेन से चलते हैं, ये पुर्तगाल से, पुर्तगाल से चलते हैं अंदर, होते हुए अब ये डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाते हैं। ऐसे घूम कर ये वहां पहुंचते हैं, घूमते हुए से वहां पहुंचते हैं, ये भारत में आ जाते हैं। भारत में कहाँ आते हैं? केरला के तट पे, केरल के तट पे यही आते हैं, ये केरल के तट पे आते हैं, ये है केरल के तट पे आते हैं। और यहाँ पे कौन शासक इनका स्वागत करता है? जमोरिन। जमोरिन। अच्छा, एक मजेदार बात है, किसकी सहायता से आते हैं ये? किसकी सहायता से आते हैं? अहमद इब्न मजीद, एक गुजराती थे, गुजराती गुजराती गाइड, पथ प्रदर्शक कह लीजिए, तो पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक मत कहिए इनको, ये कहिए कि जो इनका रास्ता दिखाए हो। जैसे गांव में क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि भाई कोई भूल गया हो आदमी, कोई भूल गया रास्ता, तो आदमी दिखाता है कि चला हो हमारे साथ, हम दिखा देंगे रास्ता। जो रास्ता जाके दिखाए भाई चलो उनका घर है ना, जैसे पूछे क्या हो, चल्लू का घर कहाँ बा, तो कहते हैं कि चलो हम दिखा देते हैं। साथ में जो चला गया, तो साथ में कौन चला गया? अब्दुल इब्न मजीद, अब्दुल इब्न मजीद, ये जो है भाई साहब चले गए। बोले भारत में ये कॉन्सेप्ट है ना अतिथि देवो भव, देखे होंगे भड़क भड़का एकदम पूरा है कि भाई कहाँ से आ गया, ये कौन है? तो अब इब्न अब्दुल इब्न मजीद जो है, सॉरी अब्दुल नहीं, अहमद इब्न मजीद, सॉरी अहमद, अहमद इब्न मजीद, ये जो है इनको लेके आते हैं इनके पास, इनको केरला, केरला के कालीकट में, कहाँ पे? कालीकट, कालीकट, कालीकट में, कालीकट पे लाते हैं ये। और कालीकट पे कौन लाता है? अहमद इब्न मजीद। इनका स्वागत कौन करता है? जमोरिन, 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 जमोरिन। कालीकट को कोझिकोड भी कहा जाता था, यहाँ पे इनका ये स्वागत करते हैं। इस स्वागत के दौरान, इसी स्वागत, जब सारे स्वागत कर रहे हैं, तभी अपनी इसने इच्छा जाहिर कर दी कि हमें हम व्यापार करना चाहते हैं। और भाई साहब जमोरिन ने इनको आज्ञा दे दिया, इन्होंने खूब व्यापार वगैरह किया। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये व्यापार करके लौटे ना, तो अपनी यात्रा का पूरा खर्च निकालने के बाद लगभग 60